नमस्कार छात्रों, हिंदी युवक भारती में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में से दूसरा पाठ यानी निराला भाई, इसकी लेखिका महादेवी वर्मा, इसका हम पहला भाग आज अध्ययन करेंगे। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपका पूर्वज्ञान जागरूक करना चाहती हूँ। देखिए, पिछले साल हमने साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर जो कृतियाँ लिखी थी, उसमें महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, इनके नाम आप पहचान चुके हैं, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यकारों का नाम और कृतियाँ, इस पर आपको साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान था। जैसे सुमित्रानंद पंत चिदंबरा काव्य संग्रह को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो गया था। महादेवी वर्मा यामा काव्य संग्रह का जो काव्य संग्रह है उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो गया था। निराला का पूरा नाम लिखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अथवा पहली कविता जो त्रिवेणी थी उसके स्वाध्याय में रस पहचानिए। उसमें 2 उदाहरण आ गए थे, याद आते हैं क्या? देखो, पहला उदाहरण था करुण रस का। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यह मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य पंक्ति थी और इसमें करुण रस था। उसी तरह निराला जी की भी काव्य पंक्ति थी, वह आता 2 टूक कलेजे के कर पछताता पथ पर आता। यह भी करुण रस का उदाहरण था। इस तरह हमने मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, इनके नाम हम जान चुके हैं। इस पाठ में इन सभी कवियों के नाम यत्र तत्र आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपका पूर्वज्ञान जागरूक करने का प्रयास किया है। इस पाठ की लेखिका जो महादेवी वर्मा है, आइए हम लेखिका का परिचय देखते हैं। महादेवी वर्मा, लेखिका का परिचय। हिंदी साहित्य की प्रभावशाली कवित्री और गद्य लेखिका है। ये पहले कवित्री थी, बाद में अब यह गद्य लेखन भी करने लगी। इनका जन्म 26 मार्च 1907 में हुआ। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। साहित्य की विशेषता देखिए, जन्म स्थान जो उनका, सबसे पहले हम जन्म स्थान के जो है उनका, तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जो हुआ, वह एक संपन्न घर में पैदा हुई थी। उस ज़माने में उनके पिताजी राजकुमारों के कॉलेजों में प्रिंसिपल थे। बचपन में ही उन्हें कविता लिखने की आदत थी। 7वीं कक्षा में उन्होंने पहली कविता लिखी। तब से वह अंतिम क्षण तक वो हिंदी साहित्य में काव्य लेखन करती थी। पहले वे कवित्री थी, बाद में लेखिका, और आज हम उनका गद्य पाठ पढ़ने जा रहे हैं। साहित्य विशेषता क्या है? देखो, छायावादी युग की प्रमुख आधार स्तंभ, भावुक संवेदनशील कवित्री, काव्यात्मक भाषा शैली में लिखे रेखा चित्र, संस्मरण प्रसिद्ध। अब यहाँ पे छायावादी युग से मतलब है हिंदी साहित्य में युग है। साहित्य के जैसे हिंदी साहित्य में युग है। साहित्य के जैसे इतिहास होता है, वैसे ही हिंदी साहित्य का भी इतिहास होता है। जब आप लोग हिंदी विषय लेकर BA में जाएंगे, तब तुम्हें इसकी पहचान हो जाएगी। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावादी काल आदि। बाद
आ गए, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद आ गए। उसी तरह हर एक युग में समय परिवर्तन के कारण परिस्थितियाँ बदलती गई और कवि बदलते गए और काव्य का विषय बदलता गया था। उसी तरह हिंदी साहित्य में छायावाद युग आ गया था। छायावाद के 4 आधार स्तंभ थे: प्रसाद, पंत, निराला, ये हैं, और महादेवी वर्मा। वह मन से अत्यधिक भावुक, संवेदनशील कवियत्री थी। काव्यात्मक शैली में लिखा गया रेखाचित्र संस्मरण बहुत ही प्रसिद्ध था। आइए इनकी उपाधि देखते हैं। निराला द्वारा इन्हें जो उपाधि प्राप्त हुई थी वह थी हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, और आलोचकों द्वारा जो उन्हें उपाधि प्राप्त हुई थी वह थी आधुनिक मीरा। इन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जैसे जनपद पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार और साहित्य का सर्वोत्तम ज्ञानपीठ पुरस्कार भी लेखिका को प्राप्त हो चुका है। इनका निधन, ऐसे महान प्रतिभाशाली का निधन 1937 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियाँ निहार, रश्मि, दीपशिखा, यामा, यह सभी काव्य संग्रह है। अतीत के साथी, मेरा परिवार। आज जो हम निराला भाई संस्मरण देखने वाले हैं वो पथ के साथी इस संस्मरण से लिया गया है। श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, यह निबंध है। अब हम विधा परिचय जो है, जो संस्मरण है, इसके बारे में हम संक्षिप्त में देखते हैं कि यह एक संस्मरण का अर्थ क्या होता है कि यह एक नई विधा यानी साहित्य का एक प्रकार होता है हमारे जीवन में। अभी देखो, गद्य साहित्य की विधा का एक प्रकार है हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों और उसके साथ घटित प्रसंगों का चित्रण। देखो, हमारे जीवन में नज़दीक आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों और इसके साथ घटित प्रसंगों का चित्रण वर्णनात्मक ढंग से इसमें किया जाता है। इसमें संस्मरण, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संस्मरण कहा जाता है। उदाहरणार्थ, अगर आप अभी भी समझे नहीं हो तो देखो कि बचपन में आप अपने मामा के घर जाते हैं, वहाँ मामा, मामी, मौसी, नाना, नानी, इनमें से कोई ना कोई व्यक्ति तुम्हें बहुत चाहते, तुम्हें वक्त देते थे, जो मांगते वो ला देते थे, तुम्हें खिलाते थे, तो तुम्हें आज भी वह याद आ जाते हैं। मेरा मामा बहुत अच्छा है, हम कहने लगते हैं कि मेरे मामा बहुत अच्छा है, मेरी मामी बहुत अच्छी लगती है या नानी अच्छी लगती है। अगर आपने मेरी नानी इस पर निबंध लिखा, यादों के यानी बचपन के जो स्मृतियाँ हैं, जो यादें हैं, उसके आधार पर आप मेरी नानी इस पर निबंध लिखते हो तो वह हो गया संस्मरण। आप समझ में आया संस्मरण किसे कहते हैं? स्मृति के आधार अपने नज़दीक के व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख। हाँ, संस्मरण कथात्मक निबंध, आलेख या आत्मकथा। संस्मरण मनुष्य में उच्च मानवीय भाव जगाता है। तुम्हारे मन में उस व्यक्ति के प्रति आस्था, प्यार होना चाहिए और उन्होंने तुम्हें बहुत प्यार दिया होगा, तब तुम उस व्यक्ति को याद करते हो, बोलते हो, उसके बारे में लिखते हो, उसे ही संस्मरण कहते हैं। ये पथ के साथी थे निराला भाई। संस्मरण एक
लिया है। इसमें जो ये जो पथ के साथी जो संस्मरण है, इसमें से निराला भाई जी का एक संस्मरण लिया गया है हमारे अध्ययन के लिए। तो आज हम इस पाठ के अध्ययन का जो उद्देश्य है वो देखते हैं। पहला है छायावादी कवि क्रांतिकारी व्यक्तित्व का परिचय। एक महान कवि का व्यक्तित्व इस पाठ के माध्यम से देखने वाले हैं हम। यह छायावादी कवि है, क्रांतिकारी व्यक्ति है, प्रगतिशील कवि है, विद्रोही कवि है। अन्याय से उन्हें बहुत चीड़ थी। अन्याय का प्रतिकार करने के लिए उनकी लेखनी बहुत तेज धारदार होती थी। निर्धनता में जीवन यापन, परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को काव्य में उतारना, उनकी स्वाभाविक जो उनका स्वभाव था उसकी दूसरी विशेषता यानी व्यक्तित्व से संबंधित। ये महान विद्वान थे, परंतु निर्धनता मतलब गरीबी ने उन्हें जीवन यापन करना पड़ा। परिवार के सदस्य बीच में ही उन्हें छोड़कर चले गए, इसलिए पारिवारिक वियोग भी उन्हें सहन करना पड़ा। जब ये 4 साल के थे तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। 15 साल के थे तब उनकी शादी हो गई थी। जब 20 साल के थे तब उनकी पत्नी चल बसी। ऐसे एक एक कर सब चल बसे। ये जो आपके सामने जो स्क्रीन है, इस पे जो चित्र है वह है निराला भाई। हम देख रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला। तो इनका हम जीवन जो संस्मरण है और जीवन का जो व्यक्तित्व है वो हम देख रहे हैं। तीसरा है अतिथि देवो भव, उक्ति का सम्मान करना। मतलब अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। जब घर में उनके घर में मेहमान कोई आ जाता तो वो देवता समान समझते थे। घर में चाहे कुछ हो या ना हो, दूसरों से मांगकर वे उन्हें खिलाते थे, उनका सम्मान करते थे। इस पर भी हम एक प्रसंग पाठ में देखने वाले हैं। साहित्यनिष्ठ स्वभाव से निडर, सत्यनिष्ठ और स्वभाव से निडर, सत्य के मार्ग पर चलने वाले वह थे। सत्य पर उनकी निष्ठा होती थी। वे कहते थे सरल होता है, इसमें सत्य सरल होता है, इसमें किसी भी तरह का भेद या शंका नहीं होती। वह कहते हैं जीवन में अगर कुछ कार्य करना हो तो वह सत्य के आधार पर करना उचित होगा। परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को काव्य में उतरी। क्या है कि उनके जो परिवार उनसे जो आहिस्ता आहिस्ता कर बिछड़ रहा था, उनके वही मस्तिष्क में था और वही उनके काव्य में भी और उनके साहित्य में हमें दिखाई देता है। उनकी व्यथा वहाँ पे प्रस्तुत होती हैं। समकालीन साहित्यों के प्रति चिंता, संवेदन, आत्मीयता। अब यहाँ पे देखो, आज के स्पर्धा युग में हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, परंतु उस ज़माने में समकाल साहित्य मतलब निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा ये कविता लिखने वाले थे। ये एक दूसरे के प्रति चिंता, संवेदनता, आत्मीयता व्यक्त करते थे। बड़े उदार और दानशील स्वभाव, स्वयं गरीब थे लेकिन किसी को ज़रूरत पड़ती तो उनके पास जो भी पैसा बन पड़ता वो दूसरों को मदद कर देते।
ये नहीं सोचते कि बाद में मेरे ये पैसे देने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो कुछ नहीं। ये कभी नहीं उन्होंने सोचा। सामने वाले को मदद करना ही उनका ये श्रेष्ठ धर्म वह मानते थे। इसलिए वह बड़े दानशील स्वभाव के थे। वे ऊपर से कठोर थे परंतु हृदय से कोमल थे। हमने पहले भी पढ़ा कि उन्हें अन्याय से चिढ़ थी, लेकिन साथ ही वह हृदय से बहुत कोमल थे। उनका हृदय किसी औरों के लिए, मदद के लिए, किसी को न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहता था। इसलिए वह हृदय से बहुत कोमल थे, मानवता के पुजारी। उन्हें ये भी कहा जाता है कि वह एक मानवता के पुजारी थे। इन उद्देश्यों के आधार पर हम निराला भाई संस्मरण देखने वाले हैं। आइए हम अब पहला परिच्छेद इस पाठ का देखते हैं कि देखो, एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी है। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गीले हैं कि अब तक सुख भी नहीं पाए, उड़ना तो दूर की बात है। कुछ समझ में आया नहीं? ठीक है, मैं आपको आसान शब्दों में समझा देती हूँ, क्योंकि ये जो महादेवी वर्मा है वो कवि है, कवित्री है, तो उनके भाषा में काव्य रचना हमें वहाँ दिखाई देती है। हम ये छोटे छोटे भागों में इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह एक काव्यात्मक वर्णनात्मक शैली में लिखा हुआ है। निराला भाई का संस्मरण है। लेखिका पहली कवित्री है, बाद में लेखिका है, इसलिए यहाँ काव्यात्मक शब्द आ गए हैं। आपको कठिन लगेगा, लेकिन यह बहुत आसान है। पाठ पढ़ते समय निराला भाई जिनकी हमने अभी तस्वीर देखी है वह आँखों के सामने उपस्थित हो जाएगी। हमने पहला परिच्छेद पढ़ा, उसके बाद उसका मैं आसान शब्दों में वर्णन करती हूँ। सावन का महीना है, पूर्णिमा का दिन है। सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन के लिए प्रसिद्ध है और उस दिन सावन के महीने में आकाश में काले काले बादल आते हैं, बीच बीच में बरसात होती है। लेखिका कहती है उस दिन एक घटित प्रसंग आज भी भूली नहीं। एक युग बीत गया, यानी बहुत साल हो गए, परंतु मैं आज भी उस प्रसंग को भूली नहीं। जब भी प्रसंग याद आ जाता है आंखें गीली हो जाती हैं, मतलब आँखों में आंसू आ जाते हैं और रुकते ही नहीं। अब यहाँ पे जो पहला परिच्छेद है वह इस संस्मरण की आप प्रस्तावना ही मान लीजिए। ये जो एक कहा गया है कि एक दृश्य, एक प्रसंग यहाँ पे लेखिका को याद आता है। अब वो लेखिका उस प्रसंग का वर्णन करते हैं। पहले हम कठिन शब्द देखते हैं। सावनी का अर्थ है सावन मास। अश्रुमुखी का अर्थ है गीली बरसात। स्मृति यानी याद, स्मरण आप सभी जानते हैं। गीला यानी भीगा हुआ, सूखा यानी शुष्क। पाठ का प्रसंग शुरू हो गया है। इस गद्यांश में हम एक छोटा सा प्रसंग देखने वाले हैं। रक्षाबंधन का दिन है। लेखिका और निराला भाई से बातचीत हो जाती है और उसी दिन से भाई बहन का रिश्ता निश्चित हो जाता है और जीवन के अंतिम क्षण तक दोनों अपने भाई बहन का रिश्ता निभाते हैं। इसके बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। पहला अब उसके आगे का परिच्छेद पढ़ते हैं। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए
ही भाई निराला जी से पूछ बैठी थी, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? अवश्य ही उस समय में मेरे सामने उन बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूतों की ढेरों राखियाँ लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। पर अपने प्रश्नों के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। कभी कभी हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं और जब उत्तर मालूम हो जाता है तब हम मन से डर जाते हैं। अरे मैंने ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि निराला जी अकेले रहते थे। शादी होकर 5 साल बीत गए थे। अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उन्हें एक लड़का और एक लड़की थी। महामारी के कारण उनकी पत्नी का देहांत हो गया। लड़की जो थी सरोज उस समय छोटी थी। बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, तुरंत विधवा ही हो जाती है। फिर बाद में बीमारी के कारण उसकी भी मृत्यु हो जाती है। निराला जी जो थे वह अकेले रहते थे। रक्षाबंधन के दिन महादेवी जी के घर में आ गए थे। राखी उनके हाथ पर दिखाई नहीं देती और तुरंत महादेवी पूछ बैठती है, क्या आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? वह तुरंत उसका उत्तर देते हैं, कौन कौन बहिन हम जैसे बुक्खड़ को भाई बनावेगी? मैं उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी जिसने दिव्य वर्णगंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की है और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसी कठिन श्रम साधना भी से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। मतलब यहाँ पे जब उनका उत्तर देते हैं कि कौन हमारे जैसे भुक्कड़ को भाई बनावेगी। भुक्कड़ का अर्थ होता है गरीब, कंगाल। मेरे जैसे भाई को कौन राखी बांधेगा? आश्चर्य से बताते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी चुनौती यानी चैलेंजेस, जो संघर्ष भी करते थे, जो उन्हें ललकारते थे भी, और वो साथ ही इन चुनौतियों से न डरते हुए उनका सामना भी करते थे। और उसी समय महादेवी जी के मन में आ जाता है कि बहन, कौन बहन? मैं बहन बन सकती हूँ। उनके हाथ पर अभिषेक कर दिया। यानी महादेवी जी ने रेशम का धागा निराला भाई के हाथों पर बांधा। उस दिन से वह उनकी बहन बन गई और बहन की जिम्मेदारी भी वो अंतिम क्षण तक निभाती रही। इसमें देखो कठिन शब्द जो आए हैं वह है दिव्य वर्ण। ऐसे शब्दों का, वर्णों का इस्तेमाल कर काव्य लिखते थे, पढ़ने वाले आश्चर्य हो उठते। गंध का अर्थ है प्यार का गंध, मधु अर्थात मिठास, सुमन अर्थ फूल। मतलब एक एक फूल के समान उनके गीत लिखे जाते थे। स्वेद यानी पसीना। यहाँ पर उन्होंने वियोग बहुत, अपने जीवन में वियोग बहुत देखा है। पत्नी का वियोग, बच्चों का वियोग, जिसकी वजह से उनका जो भी था संघर्ष वह खुद से और उस गरीबी से संघर्ष था। खुद को ही यहाँ पे बर्तन मांजना या जो भी श्रम साधन है वो खुद ही उन्हें करना पड़ता था। आगे देखो, दिन रात के पंगों से वर्षों की सीमा पर करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसे अनेक चित्रकथाएं आंक डाली है। मतलब दिन रात बीतने लगते हैं,
वर्ष बीतने लगते हैं। अतीत ने आग के अक्षरों में उनके मन में जो व्यथा के कारण दबा हुआ विद्रोह था, वह अक्षरों के कारण साहित्य में आ गया है और आंसू के रंग भर भर के ऐसे अनेक चित्रकथाएं आंक डाली है, अर्थात अनुमान करना। ऐसे चित्र उन्होंने उपस्थित किए हैं क्योंकि उनकी साहित्य की विशेषता यह है कि उन्होंने अपने जीवन में जो पारिवारिक सदस्यों का वियोग जो था, उस वियोग की जो व्यथा थी वो उनके काव्य में उतरी हुई है, इसलिए चित्रकथा आंक डाली है। वो महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है, पर उन सबको संभाल के ऐसा एक चित्रधार पा लेना सहज नहीं। अर्थात वो महान कवि है, असाधारण मानव है। साधारण मतलब हमारे तुम्हारे जैसे सामान्य लोग होते हैं। थोड़े से दुख से हम व्यथित हो जाते हैं, थोड़े से सुख से उतावले हो जाते हैं। तो निराला जी ऐसे नहीं थे। वे जिंदगी भर वियोग का दुख अपने मन में लेकर साहित्य का लेखन कर रहे थे, निर्धनता में जीवन यापन कर रहे थे। इसलिए महादेवी वर्मा उन्हें महान कवि, असाधारण कवि कहती है। यह हमने छोटा सा प्रसंग हमने देखा और इस पर आधारित जो कृति पत्रिका है वह आपके सामने उपस्थित है। जो कृति पत्रिका दी हुई है वह आपने देखना है और उसके उत्तर भी, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए हुए हैं। जैसे आकलन कृति है, कृति पूर्ण कीजिए, आकलन कृति में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये सभी आपको लिखना है। और शब्द संपदा में दिया हुआ है शब्द युगम, वचन बदलिए, समानार्थी शब्द लिखिए, ये सभी आपको लिखना है और ग्रुप पर भेजना है। अब यहाँ पे अभिव्यक्ति का प्रश्न है, भाई बहन का रिश्ता अनूठा होता है, इस विषय पर अपना मत लिखिए। अब इस विषय पर आपको अपना अभिव्यक्ति देनी है। देखो, भाई बहन का रिश्ता जो रहता है वो संसार का सबसे बड़ा, प्यारा और अनूठा यानी अनोखा रिश्ता होता है। यूँ तो हर रिश्ते की अपनी एक पहचान होती है, लेकिन भाई बहन का रिश्ता जो होता है वो सबसे अनोखा होता है। यह वह रिश्ता है जिसके ऊपर जीवन के विविध उतार चढ़ाव भी अपना प्रभाव नहीं डालते। एक गहरे एहसास के साथ वह हमेशा ताज़ा तरीन और जीवंत बना रहता है। मन के एक कोने में असंख्य स्मृतियाँ संजो कर वह महकता रहता है। भाई बहन सुख दुख में एक दूसरे के साथ निभाते हैं। यादों के शीतल छोटे छींटे पड़ते हैं, अतीत की ये यादें ताज़ा हो आती हैं। भाई का मन अपनी बहन के लिए और बहन का मन अपने भाई के लिए हमेशा मचलता रहता है। फिर चाहे हाथों में प्यारे भैया टैग लगी राखी हो या लिफाफे में पसीने की कमाई से भीगा शगुन हो, यह प्यारा रिश्ता अपनी गंभीरता और गहराई कभी नहीं भुलाता। भाई छोटा हो या बड़ा, वह तो बहन की आँखों का तारा होता है। भाई बहन सबसे अच्छे दोस्त भी होते हैं। इस पवित्र रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। प्यार, दुलार और तकरार तो उन रिश्तों में होती ही है। ये मैंने कुछ मुद्दे दी हूँ, आप इस पर स्पष्टीकरण कर सकते हैं।